नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक भी है जिसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं और इसमें जो आपको आंसर है वो पेज के साथ ही दिए गए हैं। इनकेस अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। तो चलिए फ़िलहाल बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, 79 RTI एक्ट एम्स एट। तो RTI आपके पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन है टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। जो भी आपके पास सार्वजनिक प्राधिकरण है उनसे सूचना सुनिश्चित करना। ठीक है, तो उसके लिए हमारी होती है RTI। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आपका फंडामेंटल राइट में ही आता है, आर्टिकल 19 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI है ये कब फोर्स में आया था, कब इफेक्ट में आया था। तो ये आया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट इंजॉय यानी मौलिक कर्तव्य को भी ब्लैंक प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी वो है लीगल सैंक्शन। तो विधिक जो स्वीकृति है वो फंडामेंटल ड्यूटी में आपके पास नहीं होती है। और फंडामेंटल ड्यूटी का आपके पास क्वेश्चन जुआ में भी आया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो है USSR, जिसे आज की डेट में हम रशिया के नाम से जानते हैं। तो कहाँ से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, ये ली गई हैं रशिया से। ठीक है, और उसके बाद बात आती है अमेंडमेंट की। तो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो ये ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट में जो हुई थी 1976 में। बेसिकली जो क्वेश्चन जो में आया था वो आपका आया था कि कौन सी ईयर में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। तो ये ऐड की गई थी 1976 में। तो पहले आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी, उसके बाद एक और ऐड कर दी गई थी जिसमें राइट टू एजुकेशन को इम्पोर्टेंट कर दिया गया था और वो आपकी ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, तो इस तरह आपके पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11। और ये आपको पूछा जा सकता है कब कौन सी ऐड हुई थी और ये पार्ट 4A में आपकी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में मोस्टली इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो अगर किसी ने ये पहले परचेज़ किया होगा हमारे से जो क्वेश्चन बैंक था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर उन्होंने पढ़े होंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिली होगी एग्ज़ाम में। तो इनकेस अगर आप भी इससे परचेज़ करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे डिट्टो जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं बस वही पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा आपको उसकी हट के भी जो भी और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जिस तरह से हम यहाँ पे बता रहे हैं तो उस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन बनाने हैं ताकि इनकेस अगर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंश्योर। राज्य को जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित क्या करती है। तो ये सुनिश्चित करती है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। और इसी से रिलेटेड एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है आर्टिकल से रिलेटेड कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो इसका जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो मोस्टली जो क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो इनमें से भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक कौन रहे थे। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, उनका नाम है डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो वो होती है लोकसभा के लिए।
काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, वो होती है लोकसभा के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 84, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। 84 का ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान की जो संसद है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए डाइट। तो जापान की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है डाइट, और डेल आपकी आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम है, शोर आपकी अफगानिस्तान की है, और युआन आपकी है ताइवान, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो ताइवान का हो गया युआन, अफगानिस्तान की शोरा, डेल आपका आयरलैंड हो गया, और डाइट आपकी जापान की पार्लियामेंट का नाम है। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई लिस्ट बन पाती है जो भी मोस्टली पूछी जाती हैं कंट्रीज़ या मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हो, एग्जाम में आपके काम आ सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 86 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी, वो है 250। तो राज्यसभा आपके पास क्या है, ये है परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। और ये क्या है आपके पास अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसका अपर हाउस क्या है, राज्यसभा, लोअर हाउस आपका लोकसभा। और जो लोकसभा है वो टेम्परेरी होता है, और जो आपके पास राज्यसभा है वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। 87 का ऑप्शन है मीरा कुमार करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन द, यूनियन बजट जो केंद्रीय बजट है वो हमेशा प्रस्तुत कहाँ किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है ये किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी, हु प्रिसाइडेड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की जो संयुक्त सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इस तरह का। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो पार्लियामेंट हमारी संसद है वो बनती है आपकी राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। पर यहाँ पे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट आपकी होगी राज्यसभा और लोकसभा। तो जब राज्यसभा लोकसभा दोनों की जो एमपी है वो साथ में बैठेंगे, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है कि जॉइंट सेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, उसकी सीटिंग किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला बन गया ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संयुक्त सत्र बैठेगा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है आर्टिकल, जो जॉइंट सीटिंग है उसका आर्टिकल क्या है, तो उसका आर्टिकल है आपका आर्टिकल 108। और तीसरा क्वेश्चन ये बन गया। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि इनकेस अगर लोकसभा के स्पीकर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनकेस अगर लोकसभा की जो स्पीकर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस केस में कहते हैं डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा की, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन गया। इनकेस अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो उस केस में कौन करते हैं, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो उस केस में अध्यक्षता करते हैं जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की। इनकेस अगर वो भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो उस केस में कहता है कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का वो उसकी जो सीटिंग है उसे प्रिसाइड कर सकता है। तो ये इसका क्वेश्चन बन गया एक। इसके बावजूद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें बनता है कि जो कोरम होता है, कोरम क्या होता है कि मिनिमम मेंबर कितने चाहिए एक सेशन को चलाने के लिए, एक सीटिंग को चलाने के लिए, तो वो होता है कोरम। तो जॉइंट सेशन होता है जो पार्लियामेंट होता है,
संयुक्त सत्र होता है उसका जो कोरम है वो क्या है। तो जॉइंट सिटी का कोरम होता है 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके हाउस के हैं 100, तो अगर 10 मेंबर हाउस में बैठे हैं तो आपकी जॉइंट सेशन चल पड़ेगा। अगर 10 से कम है तो जॉइंट सेशन वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट, अ बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। तो संसद में जो प्रस्तुत विधेयक होता है एक कानून कब बनता है, कोई भी बिल पास किया जाता है वो लॉ कब बनता है। ठीक है, तो 90 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द प्रेजिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट। जब जो प्रेजिडेंट है जब उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उसके बाद ही वो लॉ बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो ये है आपकी कमेटी ऑन एस्टिमेट। तो देखिए इसमें भी आपके पास जो कमेटियाँ हैं वो तो काफ़ी सारी है। तो मेन बात करते हैं। तो एक आपकी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें आपके पास टोटल मेंबर आपके पास होते हैं 22, जिसमें से 15 होते हैं आपके लोकसभा के, प्लस जो 7 होते हैं आपके वो होते हैं राज्यसभा की। उसके बाद आपकी आती है एस्टिमेट कमेटी जो फर्स्ट नंबर पे दी है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं वो होते हैं 30, और ये सारे के सारे आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट कमेटी आती है वो आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें आपके पास टोटल कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा के और प्लस 7 आपके राज्यसभा के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ओरिजिनल एपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। मौलिक, अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपके पास काफ़ी डीप है तो इसमें हम नहीं जाएंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज, कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। 93 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये भी की जाती है गवर्नर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में पंचायती राज सिस्टम कब लागू किया था। 95 का ऑप्शन ई 1959 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए इसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं पंचायती राज सिस्टम पे। तो मेनली इसमें जो आपकी पूछी जाती है वो पूछी जाती है कमेटी। तो इसमें आपकी जो कमेटी थी वो कौन कौन सी थी और कौन से अमेंडमेंट में आपकी पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था हमारे संविधान में। तो ये इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं। तो कमेटी की बात करें तो कमेटी इसमें थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पूछी जाती है। उसके बाद आपकी अशोक मेहता कमेटी थी, और उसके बाद GVK राव कमेटी थी इसमें एक, और उसके बाद एक और कमेटी थी LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, LM सिंघवी कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अगर आप हो सके तो थोड़ा सा पढ़ लेना। तो मेनली इसमें आती है जो बलवंत राय मेहता कमेटी है जिन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी, जिसमें आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद रहते हैं। ठीक है, जो एट प्रेजेंट हमारे है भी। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाएगा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम उसकी बात किसने की थी। तो किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने। इस तरह के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका अमेंडमेंट का। तो अमेंडमेंट आपकी 73rd हुई थी 1992 में, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था हमारे संविधान में, वो पार्ट 9 में ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपके 243 से इसके स्टार्ट होते हैं, और इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें फ़िलहाल बताने के लिए। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंकरेंट लिस्ट कंटेन, कंकरेंट लिस्ट आपकी जिसमें
स्टेट और जो यूनियन होती है दोनों का पार्ट रहता है। तो इसमें आपके पास कितनी लिस्ट है, तो ऑप्शन ए 52 सब्जेक्ट करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें आपकी कुछ जो लॉज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी यूनियन लिस्ट की। तो वैसे तो आपके पास इसमें जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो। यूनियन में आपके पास आते हैं जिन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है। तो पहले तो आपके आ गया डिफेंस, इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ गया बैंकिंग, डिफेंस बैंकिंग। तीसरा आपके पास होता है करेंसी, और चौथा आपके पास क्या है, फॉरेन अफेयर हो गए, और उसके बाद आपके पास हो गया कम्युनिकेशन। तो ये आपकी किस स्टेज में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो सब्जेक्ट इसमें है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ किस में आती है। तो स्टेट में आपके पास आ गया पुलिस, ट्रेड, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर और इरिगेशन। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ आती है। कंकरेंट लिस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास जो पूछा जाता है वो मोस्टली पूछा जाता है एजुकेशन। आपसे पूछा जाए कि कोई एजुकेशन है वो कौन सा एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट में आता है, यूनियन, कंकरेंट या स्टेट लिस्ट में, किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, और उसके बाद आपके पास मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, और सक्सेशन हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, सक्सेशन, अडॉप्शन, मेनली इसमें आपका जो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये चीज़ें पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें था। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो है शेड्यूल, कि कौन से शेड्यूल में आपकी ये जो लिस्ट है वो आपकी आती है। तो ये आती है आपकी 7th शेड्यूल में, जो हमारी 7वीं अनुसूची है। टोटल 12 हमारे पास अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, उसमें जो 7वीं अनुसूची है वो आपकी है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसमें पूछा जाता है एक टॉपिक, जो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि कितने इसमें सब्जेक्ट या टॉपिक्स है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में आपके पास ओरिजिनली जो इसमें सब्जेक्ट थे वो थे आपके 97, और एट परसेंट आपके पास कितने हैं, 100। और उसके बाद बात करें जो आपके पास स्टेट लिस्ट है, तो पहले इसके पास जो सब्जेक्ट या आइटम्स आप कह सकते हो वो थे 66, और अब इसके पास कितने हैं, वो है 61। ठीक है, जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तो कुछ एक जो सब्जेक्ट थे इसके वो उन्हें शिफ्ट कर लिया गया था स्टेट से आपकी कंकरेंट लिस्ट में। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एलिमेंट हो गया, वीड एंड मेजर हो गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। तो इसलिए पहले 66 थे इसमें सब्जेक्ट, अब इसमें क्या रह गया, 61। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या रह गया, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें आपके पास कितने हैं, 52 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले इसमें कम थे, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट में कुछ एक और इसमें जोड़े गए, तो एट परसेंट कितने हैं, इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिलेटेड एग्जाम में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, तो यहीं से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।